नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। और हमारा संविधान जब भी शुरू होता है वो हमारे प्रियम्बल के हमारे प्रस्तावना से शुरू होता है। प्रस्तावना के अंदर साफ तौर पर बात कही गई है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to its all citizens justice, social, economics, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unit and integrity of the nation in our constant assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves thus constitution। अगर हम हिंदी में बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि हम भारत के लोग, इसके माध्यम से आप यहाँ पर समझ लीजिए क्या बात करती है ये प्रियम्बल, कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए सत्य निष्ठा से दृढ़ संकल्पित है और विचार, अभिव्यक्त, विश्वास और पूजा पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने नवंबर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तावना कहती है। साथियों, जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रियम्बल की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें जो हमारे फर्स्ट के आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट के ये मैं ये कह सकता हूँ 5 टर्म्स होती है। पहली जिसको हम कह सकते हैं सोवरेन, सेकंड वन इज सोशलिस्ट, थर्ड इज आपकी सेक्युलर, फोर्थ इज डेमोक्रेटिक एंड लास्ट इज रिपब्लिक। ये जो हमारी 5 टर्म्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इन टर्म्स को समझ लिया तो हमने कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि हमने प्रस्तावना को स्टडी कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें प्रस्तावना के अंदर समझना है। जैसे यहाँ पर बात करता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं विचार, अभिव्यक्त, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता। और इस तरह के यहाँ से साथियों कई बार प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना के अंदर किस तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन साथियों अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल की और बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉप की, जो ये 5 हमारे टर्म्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो हम भारत के लोग, ये जो शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ली है। आप सभी को पता होगा कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया और संविधान सभा के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई। तो जो आपकी प्रारूप कमेटी थी, उसने पूरा इसका लेखा जोखा तैयार किया और अनेक विविध देशों का संविधान जो है स्टडी किया, और जो जो चीज़ें लगता था कि भारत के अनुरूप सही है भारत, तो उसको यहाँ पर जोड़ा गया। और इसीलिए भारत को जो है विभिन्न देशों से लिया हुआ संविधान भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम भारत के लोग शब्द है, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारी रहती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रभु या सोवरेन, जिसको हम कह सकते हैं प्रभु सत्ता संपन्न, प्रभु सत्ता संपन्न, संपन्न, प्रभु सत्ता संपन्न। आखिर हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रभु सत्ता संपन्न है क्या है। साथियों, इसमें बात की गई है कि जो हमारा राज्य होगा, हमारा जो भारत है, वो एक स्वतंत्र देश है और किसी भी आंतरिक या बाहरी रूप से किसी भी सत्ता के या किसी अन्य विदेशी ताकत के अधीन नहीं है।
और अपनी आंतरिक और जो इंटरनल और एक्सटर्नल उसके मुद्दे हैं, उसको उसको निर्णय लेने का अधिकार उसके पास स्वयं है। वो किसी के दबाव में आकर वो निर्णय नहीं लेगा, उसके लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र है। कहने का मतलब क्या है कि आप सभी को पता है कि 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल में था। और उस समय क्या था, उस समय हमारे जो आंतरिक और बाहरी हमारे जो जिसको हम कह सकते हैं मामले थे, उसमें इंटरफेरेंस था। बिल्कुल जो आपकी अंग्रेज़ थे उनका इंटरफेरेंस था। वो पूरी नीतियों को संचालित करते थे, शासन व्यवस्था को संचालित करते थे आंतरिक और बाहरी रूप से, ठीक है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये बात की गई कि हमारा जो देश होगा वो सॉवरेन होगा, वो जो प्रभुसत्ता संपन्न होगा, बाहरी और आंतरिक रूप से पूरी जो शक्ति होगी, पूरे अधिकार होंगे, वो देश को खुद होंगे, वो किसी भी विदेशी ताकतों के अधीन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, समाजवादी, जिसमें बात की गई है, जिसको हम सोशलिस्ट कहते हैं। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ये इसको ऐड किया गया। और इसमें बात की गई कि जो आपके उत्पादन के साधन है, ठीक है, उत्पादन और वितरण के साधन है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। जो हमारे रिसोर्सेज, हमारे पास जो संसाधन है, उसको जो है डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए, उसको विकेंद्रीकरण किया जाए, उसको केवल उसको सेंट्रलाइज ना होने दिया जाए। मतलब जो संसाधन है उसका उसकी पहुंच केवल और केवल कुछ लोगों तक सीमित ना हो, ठीक है। उसका विकेंद्रीकरण हो, वो जो है उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और जो हमारे वंचित है उनको ये चीज़ें पहुंचे, ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज है। तो ये हमारा समाजवादी शब्द कहता है, जो 42वें संवैधानिक संशोधन के दौरान 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है सेक्युलर, जिसको हम सेक्युलर सेक्युलर ये भी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें बात की जाती है कि जो हमारा देश होगा, हमारा जो राज्य होगा, वो जो है किसी भी धर्म, किसी भी यहाँ का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। और सभी धर्मों को जो है एक प्रकार का समझेगा, एक प्रकार किसी भी धर्म को जो है विशेष तवज्जो नहीं प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। और सभी धर्मों को एक समान समझा जाएगा, यहाँ का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि जैसे हमारा साथी जो देश है, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ पर जो एक थियोक्रेटिक है, धर्मतांत्रिक है, और जहाँ पर इस्लाम इस्लाम जो है वहाँ पर राजकीय धर्म है। लेकिन भारत के अंदर ये बात की गई कि भारत जो है सभी धर्मों का सम्मान करेगा और लोगों को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और उनके लिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार भी प्रदान किया गया है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद डेमोक्रेटिक आती है, लोकतांत्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक की सब आप सभी को पता है कि एक परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के, जिनने स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा योगदान अमेरिका के अंदर प्ले किया। तो इसमें बात की गई है कि लोकतंत्र का, जैसे उन्होंने परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र लोगों के लिए शासन है, ठीक है। तो उसी तरह की बात की गई है कि भाई आपका जो जो लोग होंगे वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, ठीक है। और जो है मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि शासन व्यवस्था में ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व होगा, भागीदारी होगी, पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, ठीक है, ठीक है। इसीलिए बात की है लोगों द्वारा लोगों के लिए, ठीक है। तो अगली जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जिसको मैं कह सकता हूँ, दैट इज़ रिपब्लिक। रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है, वो वंशानुगत ना होकर लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो हमारे प्रमुख है वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट है, वो जो है लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है। और उनका एक फिक्स्ड और जिसको हम कह सकते हैं टर्म ऑफ ऑफिस रहता है, ठीक है। एक 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं। लेकिन जो आपका दूसरी तरफ जहाँ पर राजतंत्र होता है वो वंशानुगत चलता है। लेकिन जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ठीक है। ओके ओके, तो उसके ये तो इम्पोर्टेंट टॉप के जो 5 टर्म्स थी जिसको हमने यहाँ तक हमने समझने का प्रयास किया। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की इसमें बात की गई है ये हमारे प्रियम्बल के अंदर। फिर साथ ही साथ इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है।
जिसके लिए हमारे पास जो है अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स आर्टिकल 19 के अंदर भी दी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर अवसर की समानता है जो आर्टिकल 16 ये बात करता है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला भाईचारा। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये हमें प्रियम्बल के बारे में याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल, भारतीय संविधान की इसको कुंजी करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन ज़रूर समझ आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर करें। बाकी एक बार आप यहाँ पर इन चीज़ों को भी देख सकते हैं कि जो ये भारतीय संविधान से भारतीय प्रस्तावना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस है उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे सबसे पहले बेरूबारी केस था 1960 में, इसमें बोला था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर क्वेश्चन भारतीय बनाम केरल, ये 1973 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी ना करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। और इसमें संप्रभुता, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारे जो है इनको जो है बेसिक स्ट्रक्चर कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ओके। उसके बाद मिनर्वा मिल्स 1980 में, ठीक है, ये भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या क्या कि जो प्रस्तावना की महत्व की पुष्टि की। ठीक है, ओके। और ये कहा कि संविधान की जो आपके इसके सिद्धांत है वो संविधान की मूल संरचना के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ये बात की गई। और इसमें मौलिक अधिकारों और नीतिक निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो है सामंजस्य और एक संतुलन की बात की गई। ठीक है, ओके, ओके। और ये बात की गई कि जो आपके प्रस्तावना में है निर्धारित लक्ष्य है जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इनको जो है संशोधन के द्वारा कम नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है, मिनर्वा मिल्स। ठीक है, फिर उसके बाद एसआर बॉम्बे 1994 में हुआ था ये। ठीक है, इसमें धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है, या राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 350 के, इसमें इस पर बात की गई थी। ठीक है, ओके। फिर भारतीय संघ बनाम LIC ऑफ इंडिया 1995 का इंपॉर्टेंट है, जजमेंट है। फिर IR कोलेलो बनाम तमिलनाडु 2007 में है। फिर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में, जिसको मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट केसेस है जो हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको इसे समझना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई चीज़ों के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।